हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो। आज इस शहर के एक मशहूर शख्सियत के साथ जो है हम बात करने वाले हैं। कई मर्तबा जो है आपने इन लोगों को एक बड़े पैमाने पर देखा है। आज जो है ये हमारे स्टूडियो पर आए हैं, जहां दोस्तों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दो मशहूर चेहरे जनाब मोहम्मद इलियास तुम्बे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई, और जनाब रियाज फरंगी पेटे, नेशनल सेक्रेटरी। सर, आपका जो है बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। शुक्रिया। तो पहला मेरा सवाल, आप लोगों को जो है ऑडियंस ने बहुत मर्तबा बड़े पैमाने पर देखा है। आज इब्राहिम के साथ जो है आपकी मुलाकात है। तो पहला हमारा सवाल यह है कि जो आने वाली 20 और 21 को एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है मंगलुरु में, एनआरसी यानी कि नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। ये प्रोग्राम क्या है, किस वजह से इसको रखा गया है और कौन कौन जो है इसमें आने वाले हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल जनवरी 2021 मैंगलोर में होने वाला है। ये प्रोग्राम के अंदर पूरा मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव ये प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तकरीबन 400 तक लोग ये प्रोग्राम में अटेंड होता है, स्टेट लेवल लीडर्स एंड नेशनल लीडर्स। ये प्रोग्राम का मकसद है हमारा पार्टी का नया आने वाले 3 साल के लिए नया नेशनल बॉडी को इलेक्ट करने का एक प्रोग्राम है। आप लोगों को मालूम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। ये मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करना बोले तो हम पहले हमारा पार्टी का अंदर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहना है। इसीलिए हमारा पार्टी का हर एक लीडर को भी हम डेमोक्रेटिक वे में, इंटरनल डेमोक्रेसी में हमारा लीडरशिप को चुनते हैं। उसका वजह से हर 3 साल को एक बार हमारा ब्रांच से लेकर नेशनल लेवल तक का इलेक्शन होता है। अभी पार्टी का ब्रांच से लेकर स्टेट लेवल तक का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। आने वाले जनवरी 2021 में इंशाअल्लाह मैंगलोर का इंडियाना ऑडिटोरियम में कंटिन्यूसली 2 दिन का प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम हमारा नया नेशनल लीडरशिप चुनने का एक प्रोग्राम तय किया है। ये प्रोग्राम के बाद बड़ा एक पब्लिक प्रोग्राम मैंगलोर सिटी के अंदर टाउन हॉल है, 21 7 PM उधर एक बड़ा प्रोग्राम भी चलने वाला है। इसलिए सबसे गुजारिश है हमारा पब्लिक प्रोग्राम में सब पब्लिक इसमें जमा होकर ये प्रोग्राम को कामयाब करना है। और 2021 का जो कुछ हमारा इंटरनल प्रोग्राम है वो सिर्फ इन्वाइटी को, हमारा इंटरनल जितना स्टेट और नेशनल लीडर है वो लोगों का एक इलेक्शन होने वाला प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है, अभी पूरा हिंदुस्तान का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो का बारे में चर्चा होगा और अपकमिंग डेज में एसडीपीआई का रोड मैप कैसा रहना है, आने वाले दिनों में इलेक्शन को फोकस करते हुए कैसा सियासत कर सकते हैं हम, और डिप्रेस्ड कास्ट के लिए एसडीपीआई की तरफ से क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा पॉलिटिक्स को लेकर उधर चर्चा होगा। और हम ये सोच रहा है एसडीपीआई भी आने वाले दिनों में एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी होकर बाहर आना है। उसके लिए हमको एमएलएस जीतना है और एमपीज जीतना है। आने वाले विधानसभा इलेक्शन अभी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और केरला में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला है। वो इलेक्शन को फोकस करते हुए हम एमएलए सीट जीतने के लिए एक रोड मैप वो मीटिंग में इंशाल्लाह बनाने वाला है। उसका एक बूस्टिंग का तरफ से हमको केरला का जो कुछ लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है उसमें 100-400 सीट एसडीपीआई जीत कर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एसडीपीआई को एक सियासत में अच्छा एक मौका है बोलकर हमको एक सूचना भी मिल गया है। इसके मुताबिक अच्छा एक पॉजिटिव डिसीजन वो मीटिंग में होगा। सर, एनआरसी यानी कि नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, एक बड़े पैमाने पर तमाम नेशनल लीडर्स जो है इसमें आने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी जो है मिसिंग है, यानी कि अभी तक जो है जेल में है। तो इस मामले पर आप लोगों ने क्या कोशिश रही है, क्या तरतीब बनाई है, और बिना नेशनल प्रेसिडेंट के कैसे जो है ये प्रोग्राम होगा? हमको उम्मीद है जनवरी 2021 का हमारा नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में
इंशाअल्लाह एम के फैजी साहब भी उसमें शामिल रहेगा। जनवरी 8 को हाई कोर्ट में उनका बेल का मैटर डिस्कशन आर्ग्यूमेंट होने वाला है। हमको उम्मीद है उसी दिन उनका बेल ऑर्डर भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जनवरी 2021 का हमारा एनआरसी में नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल वो MK फैजी का लीडरशिप में उनका प्रेसिडेंसी में होगा बोलकर हमको उम्मीद है। और हम लगातार लीगल कार्रवाई कर रहा है। आप लोगों को मालूम है इधर का जो कुछ इधर का सियासत जो कुछ हम कम्युनल फोर्सेस अभी इंडिया को हुकूमत कर रहा है, ये लोग एक टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रहा है। इसीलिए ये लोग सब सरकारी इलाके को इनका कब्जे में रखे हुए हैं। उसके अंदर इधर का कोर्ट भी आ गया है। कोर्ट भी अभी कैसा है बोलकर आपका ऊपर क्या एलिगेशन है उसको लेकर डिसीजन देने के बजाय उन्होंने इधर का हुकूमत क्या बोलते हैं वो निगरानी में जा रहा है बोलकर एक फील हो रहा है। क्यों बोले तो एक मुसलमान को खासकर टारगेट मुस्लिम लीडरशिप को खासकर टारगेट कर आप लोग देखते रहेगा। अभी उमर खालिद और सर्जिल इमाम ये लोग क्या किया है, मुसलमान का CAA NRC का जो कुछ मामला था वो टाइम पर शाहीन बाग और अलग अलग जगह पे उनका हक के वास्ते मुस्लिम कौम का हक के वास्ते ये लोग आवाज़ उठाया है। इसीलिए इनको पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर सलाखे के अंदर रखा है, जेलों का सलाखे का अंदर रखा है। वैसा एक हमारा MK फैजी साहब को ये पुराना केस है, 2017 का केस है। 2017 का केस में अरेस्ट कर रहा है 2025 में। ये क्या है बोलकर समझ में नहीं आया। वो भी क्या है बोले तो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट दिल्ली को एक वक्फ का एक प्रोटेस्ट को अटेंड करने के लिए दिल्ली जा रहा था, उनको एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर रहा है। ये टारगेट कर मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट कर ऐसा कर रहा है। लेकिन SDP को उम्मीद है इंडिया का कोर्ट है इंशाल्लाह MK फैजी का फेवर इंशाल्लाह फैसला देगा इंशाल्लाह। सर एक बात बताइए, जब MK फैजी को गिरफ्तार किया गया था हमने देखा कि रियासत में नहीं बल्कि मुल्क भर में जो है अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया, एहतिजाज किया गया। और कुछ लोगों का यह भी दावा था कि जब तक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रिलीज नहीं होंगे हम एहतिजाज को बंद नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है बारिश कम होने लगा। ये क्यों हुआ सर, खामोशी क्यों? असल में दरअसल ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा इंडिया में हर ज़िले के अंदर भी इसके मजम्मत करके हम लोग प्रोटेस्ट किए थे और कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट किए थे। अभी 1 साल होने वाला है। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट के लिए कोई वैल्यू नहीं है। कितने भी चिल्लाओ, कितने भी आप लोग स्लोगन बनाओ, कितने भी लोगों लाखों लोगों को जमाओ, ये हमारा जो यूनियन रिजिम है जो दिल्ली में जो बैठा है वो गूंगा लोग है। वो लोग कुछ भी देखता नहीं, कुछ भी सुनता नहीं उन लोगों। तो इसलिए हम लोग लीगल कार्रवाई को ज़्यादा मजबूत करते हैं और प्रोटेस्ट को बंद किया बोलकर नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट बीच बीच में आप देखिए ईद के टाइम में भी प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद जुमे के टाइम में भी हम लोग प्रोटेस्ट किए, हर मस्जिद के बाहर हम लोग प्लकार्ड करके किए हैं। लेकिन होते रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा लीगल कार्रवाई ज़्यादा है। तो कार्रवाई चल रही है, चल रहा है। तो आपको उम्मीद है कि आने वाले तमिलनाडु में भी हम प्रेस मीट किए ना, हम जैसा जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो प्रेस मीट करके भी इसको हम लोग बार बार इधर ओपनली बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में हम एक इंसाफ मिलने के लिए कितने हम लोग डोर को मारना पड़ता है। तो आपको लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, 8 तारीख के दिन साबित होगा कि लॉ ही है या बीजेपी के दबाव में जो है वो भी काम कर रहा है? डेफिनेटली हम लोगों को उम्मीद है, भरोसा भी है कोर्ट के ऊपर। लेकिन ये आज मैं बोलना ही पड़ेगा। आज देखिए हिंदुस्तान में गुरमीत सिंह जो है, जो सॉरी राम रहीम जो है, वो रेपिस्ट है और मर्डर आदमी है। वैसे आदमी को पैरोल मिलता है 2 महीना 3 महीना, और एक बार पैरोल नहीं है, बार बार पैरोल मिलता है। एक रेपिस्ट एंड एक मर्डरर, वैसे आदमी को ये ओपनली घूमता है, पब्लिक प्रोग्राम में जाता है, नाचता है, सब कुछ करता है। तो क्या हमारा कोर्ट देखता नहीं? कैसे देखता है। लेकिन ये कोर्ट में हर एक चीज़ भी संविधान के जैसा होता है, बल्कि बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में आ गया है। पूरे वो सरकार के दबाव में आजकल कार्रवाई चलता है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोर्ट के ऊपर उम्मीद है, भरोसा भी है डेफिनेटली।
जनवरी 8 में हमारे को मिलेगा। सर एक बात बताइए, एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को आतिशबाजियों के साथ इस्तेकबाल किया जाता है, धूमधाम से उसको बेल करके बाहर ले जाता है, और एक सोशल एक्टिविस्ट जो इस्लाम के नाम पर या मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो उमर खालिद हो या कोई और हो या MK फैजी जो आपके प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों को बेल तक नहीं मिलती है। ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। पूरा डेमोक्रेसी खतरे में है पूरा इंडिया में। नॉट ओनली ये बेल बोल के नहीं है, हर एक चीज़ भी। अभी मोदी के खिलाफ बोलने वाला, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लीगली कार्रवाई, सबको जेल में डालने का कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो अल्पसंख्यक लोगों, यानी जो उमर खालिद का जुर्म क्या है, सिर्फ एक स्पीच दिया, वो भी उस स्पीच देने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ बोलकर। लेकिन वही जगह में एक जो ठाकुर है, जो केंद्र में मिनिस्टर है, वो सालों को गोली मारो बोल के बोला, दूसरे दिन गोली मारे वो लोग। उसके बाद और एक मंत्री आया, पूरा ये मुल्लाओं को भगाओ बोल के बोला। लेकिन वैसे लोग पब्लिक में घूम रहे हैं। ये एक सिर्फ एक स्पीच देने के वास्ते उनको जेल में डाला गया, वो भी 5 साल भी हो गया, उनको जमानत भी तक नहीं मिला। उनको UAP केस के अंदर सेम हमारा फैज साहब के ऊपर क्या जुर्म है, कुछ भी नहीं है। ये आप वो चार्जशीट देखा तो हंसना आता है। वो वेरी कॉन्कॉक्टेड, वेरी फैब्रिकेटेड है, वो सारे एक नाटकबाजी है। सिर्फ एक इस तरह का माइनॉरिटी लोगों को ख़त्म, यानी लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, और जिस लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने के लिए जो लोग हैं, उनको उनको दबाने के लिए कोशिश अभी जारी है। सर आप जो दो लोग हैं, दोनों जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दो बड़े चेहरे हैं। अब एक बात बताइए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से PFI को बंद किया गया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि SDPI जो है दबते जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि वो जो जोश आप लोगों में था SDPI में, वो जोश नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? कहीं पॉलिटिकल दबाव है या डर है, क्या खौफ है SDPI के कैडर्स में या लीडर्स में? ऐसा ये गलतफहमी है। क्यों बोले तो डे 1 से SDPI क्या था, अभी भी वही स्पिरिट में, वही स्पीड में जा रहा है। हमारा काम हर एक स्टेट में भी बहुत मजबूत है। अभी रिसेंटली जो कुछ वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट का जो कुछ ये चल रहा था, हम बिहार के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए। बहुत बड़ा बोले तो उधर तकरीबन एक 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग उधर जुड़े हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में भी हम बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया है, उसमें लाखों तक तादाद थे। और कर्नाटक के अंदर लगातार प्रोग्राम आप आई न्यूज़ वाले देखते आए हैं, हर इश्यूज को लेकर। अभी कोगिलू का जो कुछ बेंगलुरु के अंदर इश्यू हो गया, उसमें कौन सबसे आगे था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया था। हर दिन हमारा कहीं ना कहीं जगह में, अभी महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम चुनाव हो रहा है, SDPI का तकरीबन 40 से ज़्यादा कैंडिडेट उधर कंटेस्ट कर रहा है। रिसेंटली केरला में जो कुछ इलेक्शन हुआ था, उधर 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट कंटेस्ट किया, उसमें मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी। कौन बोला SDPI ऐसा कमज़ोर होते जा रहा है? और पॉपुलर फ्रंट और SDPI को बार बार जोड़ने के लिए इधर का मीडिया कोशिश कर रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, आई न्यूज़ वाले उसको कनेक्शन करने के लिए कोशिश नहीं करना। क्यों बोले तो बहुत सारा संगठन के ऊपर इंडिया का हुकूमत कार्रवाई किया है। कोई एक संगठन को कुछ हुआ तो उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करके ऐसा सिमिलर करके देखना वो सही नहीं है। वो एक सामाजिक इंसाफ के लिए लड़ाई किया हुआ संगठन है। हम उनको विश करते, क्यों बोले तो उन लोगों को भी फंसा गया है। इधर का हुकूमत और इधर का सियासतदार मिलकर उनको फंसा गया है। वो कौम का बहुत सारा इश्यूज को लेकर आवाज उठाते थे। आप देखते हैं मीडिया के अंदर, और मुसलमान में कौन ज्यादा आवाज उठाता है, उनका ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होते रहते हैं। ये सालों बरसों से हम देखते आया है, वैसा हुआ है। हम उनको विश करते हैं, उनको भी एक लीगल में सक्सेस मिलना है। मेरा सोच सही रहा तो बहुत सारा लोगों को इंसाफ मिला है। बहुत सारा लोग ये झूठे केस में उनको अंदर भेजा गया था, वो लोग अभी बाहर आ गए। हम विश करते, लेकिन उनको और हमको कनेक्टिविटी नहीं करना है। हमारा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और किसी संगठन को क्या तो भी हुआ तो हमारा स्पीड कम होने का, नहीं तो वो लोगों का जो कुछ उन्होंने फिर आकर काम शुरू किए तो हमारा बूस्टिंग मिलने का।
मतलब वैसा वैसा क्या भी नहीं है। अच्छा अच्छा। क्यों बोले तो हमारा काम 16 साल से हम कर रहा है, वही स्पीड में जा रहा है, कुछ भी कमी नहीं हुआ है। कौन सा इलेक्शन होना है, अभी मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है मैंगलोर में। अभी का जो कुछ कर्नाटका का स्पीकर है यूटी खादर साहब, उनका सामने मैं कंटेस्ट किया। उधर मैंगलोर का वो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग मुझे 15,000 वोट डाले हैं। हमारा स्पीड कम हो के रहा तो वो 15,000 वोट कहाँ से आता था। मैसूर के अंदर हमारा स्टेट प्रेसिडेंट मजीद मैसूर साहब कंटेस्ट किए हैं, उनको तकरीबन 40,000 से ज़्यादा वोट आया। कैसे आ सकते थे, स्पीड कम नहीं हुआ है, ऐसा एक फीलिंग है, उतना ही है। इंशाल्लाह हमारा हाँ वो एक गलत फीलिंग है। सर एक बात बताइए, कोगिलो का जो इंसिडेंट हुआ है, तकरीबन 300 लोगों को बेघर कर दिया गया। 300 लोगों में कई मासूम बच्चे जो है रोड पर आ गए। ये बात अलग है कि अब उनको वादा किया गया है कि घर देंगे, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो गरीब आवाम या यहाँ की गवर्नमेंट? नहीं, एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो जितने गरीब लोग हैं वो ऐसे ही डायरेक्टली आके बैठे नहीं है। वहाँ के जो एमएलए, वहाँ के जो सियासतदान है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन लोग उन लोगों से पैसा लेकर उधर मतलब वो 1-1 लाख 2 लाख ऐसा देकर जगह उनको दिया है। और कई जगह में इनका रेंट अभी भी चल रहा था, जो रेमोलिश होने तक रेंट चल रहा था। ये रेंट कहाँ जाता था? वो एमएलए का 6 लाख लोगों को जाता था। इसका मतलब कौन है? गरीब लोग, वो लोग बेचारे लोग बहुत घूम के आके बेंगलुरु में बसते हैं और उसके बाद कहाँ एक जगह मिलता है वो घर बनाते हैं। उसमें क्या उनका कसूर नहीं है? ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक शहरियों को भी घर दिलाने का और उनको जो बेसिक कम्युनिटीज़ देने का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बेचारे लोग इलिटरेट भी है, अनएजुकेटेड भी है, बहुत मजदूर लोग हैं। अभी उनके वो घरों के ऊपर एकाएक बुलडोजर चला है। ये कितना बड़ा है। ये भी कांग्रेस का गवर्नमेंट है, पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट। ये कर्नाटक में सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है, मतलब 99% मुसलमानों को कांग्रेस को मिला है। वैसा हालत में इतना बड़ा राजधानी सिटी के बीच में कोयगिलू जैसे जगह में 300 घरों के ऊपर रातों रात बुलडोजर चलना मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश का एक सिस्टम ये लोग जारी कर रहे हैं ना। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, लेकिन अफसोस कि अब कर्नाटक में भी जो है ये हालात देखने को। डेफिनेटली देखो उनका एमएलए का वो हमारा नगराभिवृद्धि सचिव भी है, कृष्णा बैरेगौड़ा। उनको पूरा मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। वो नोटिस दिया, नोटिस किसको दिया? किसी को नोटिस नहीं मिला। वही 14 लोगों को मिनट में इनका जो पुडारी लोग है ना, उनको नोटिस दिया गया, किसी घर को नोटिस नहीं मिला। 2018 में उनको ये भी बताया था तुम जगह के लिए पैसा भरो, लेकिन जब पैसा भरने के लिए वो मजदूर लोग छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करके जाना भरना के टाइम में यही पुडारी लोग जाके कहा तुम पैसा भरने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग संभालेंगे उसको। इसके भरोसे भरे लिए अभी किसको नुकसान हो गया? गरीब। अभी तो सिद्धरामैया साहब और ये हमारा डीके शिवकुमार साहब बोल रहा है हम घर देंगे लेकिन सिलेक्टेड लोगों को देंगे। क्या सिलेक्टेड कैसा तुम सिलेक्ट करेगा? गरीबों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग गरीब है। अब हमारा जो एसडीपी का नारा है सब लोग भी मजलूम है, सबका भी घर मिलना है। जब तक लगातार वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, एहतजाज किया था, तो आपके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? डेफिनेटली हम लोग जब तक उनको घर नहीं मिलता है तब तक हम लोग हमारा लड़ाई जारी रखेंगे। हम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैमाने इस पर बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए सोच रहे हैं अभी। सर आने वाले दिनों में जो है बिहार इलेक्शंस है, केरला इलेक्शंस है और तमिलनाडु इलेक्शंस है, तो क्या एसडीपीआई की तरफ से क्या रहेगा? वी आर ऑलरेडी ग्राउंड प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और केरला में ऑलरेडी हमारा असेंबली लेवल तक पूरा हमारा कन्वेंशन हो गया, डिस्कशन हो गया। नौ हम लोग अभी कैंडिडेट के सिलेक्शन का प्रक्रिया में हम लोग हैं। वेस्ट बंगाल में भी अलग अलग जगह में डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हो गया है, इवन ग्रास रूट लेवल में ट्रेनिंग भी हो गया। डेफिनेटली वी विल गोइंग टू कंटेस्ट मोर सीट्स इन दीज 3। बेंगलुरु में जो है आने वाले दिनों में जीबीए इलेक्शंस होने वाला है, तो क्या एसडीपीआई इलेक्शन लड़ेगी? कितने वार्डों पे लड़ेगी? बेंगलुरु में भी इंशाल्लाह हम लोग मोर देन 50 सीट्स में हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हम लोग। ये पूरा ये 50 सीट्स 50 से भी ज़्यादा है। ये हमारा ज़्यादा पॉपुलेटेड है, हमारा कार्यकर्ता लोग ज़्यादा रहने की जगह है। उन लोग वहाँ में हम लोग डेफिनेटली हम लोग फील्ड करेंगे। पिछले बार भी हम लोग 13 जगह में कंटेस्ट किए थे, एक जगह में हम जीत हासिल किए,
3 जगह में सेकंड पोजीशन आया, 100 वोट 300 वोट ऐसे में कम में आया। इस बार इंशाअल्लाह हम बहुत यकीन है 15 से ज्यादा सीट। सर आपको लगता है कि आवाम जो है इस मर्तबा सेकेंड चांस देगी एसडीपीआई को, ये कांग्रेस को या बीजेपी को दिमाग से निकाल कर एक ऐसे लोगों को जो अपने वक्त पर, यानी कि हमारे वक्त पर हमारी मदद के लिए आगे रहेंगे सोचकर जो है एसडीपीआई को मौका देगी इसमें? डेफिनेटली, क्यों बोले तो हम देखो बड़े बड़े बातों करके पूरा उन लोगों को एक डोंगी करने का एक पॉलिटिक्स नहीं है जैसा कांग्रेस बीजेपी करता है। हम हमारा काम दे के वो लोग वोट देंगे, हम किसी को पैसा नहीं बांटेंगे, किसी को हमारा पैसा भी नहीं है बांटने के लिए। और हम हमेशा 5 साल तक लोगों के बीच में रहते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं, उनका इंसाफी के लिए लड़ते हैं, उनका हर एक बात, हर एक हुकूक मिलने के लिए। बहुत सारे एहतजाज अरेस्ट भी होता है। देखो कोगिलू में भी हमारा 3 लीडर से अरेस्ट हुआ, मालूम है क्या? पुलिस से कॉन्फ्रंटेशन, हमारे 3, देखो वो नाम भी मैं बोल सकता हूँ, वो अजहर तनिसंद्रा, बहुत सारे लोग हैं, शकील अजीर शकील अरेस्ट हुआ है। एक दिन फुल नाइट उधर रहा, कहीं के लिए? इनके लिए। तो ये हमारा काम है। कहाँ है कांग्रेस के पुरानी लोग, कहाँ है कांग्रेस के नेता लोग? उनके नाक के नीचे ये पूरा हो रहा है। तो ये हमारा, इसको देखकर लोग हमारे को, और बेंगलुरु कॉरपोरेशन का लोग हमारा कैंडिडेट का हुकूमत देखे है, उनका वार्ड को उन्होंने कैसा डेवलप किया है बोलकर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम इधर प्रोफेसर नाजनीन बेगम इधर जीते थे, उसके बाद सिद्धापुरा वार्ड में मुजाहिद पाशा जीते हैं, लगातार 3 बार उन्होंने हेल्थ कमेटी का चेयरमैन भी बने। वो टाइम पर लोगों के पास उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या डेवलप किया है, और उनका वार्ड के लिए अभी किसी जात का आधार में उन्होंने उधर रूलिंग नहीं किया है। सबको एक ही तरफ इक्वल होकर उन्होंने देकर उनका काम को अदा किया है, वो पूरा देखा है। और मुजाहिद पाशा उधर सिद्धापुर का कॉर्पोरेट रहा तो भी पूरा बेंगलुरु के अंदर मशहूर है। मुजाहिद पाशा क्या है, 0% ब्राइब, रिश्वत नहीं लिया है, 1 रुपया रिश्वत भी नहीं लिया है। ऐसा एक सच्चा सियासत के लिए बेंगलुरु का अवाम सपोर्ट करेगा बोलकर हमको उम्मीद है। बहुत अच्छा एक प्लानिंग किया है हम उसका मुताबिक। और दूसरा, कोई पार्टी के साथ हम अलायंस होकर कंटेस्ट करने के बारे में भी सोच रहा है। हमारा जैसा लाइक माइंडेड जो कुछ पार्टी हमारा साथ अलायंस के लिए रेडी रहा, तो उसके लिए भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रेडी है। वो पूरा बातचीत हो रहा है, इंशाल्लाह पूरा सक्सेस हो गया तो इधर एक अलायंस पॉलिटिक्स भी होने वाला चांस है। कोई रेडी नहीं हुआ तो, हमारा कंडीशन सेट नहीं हुआ तो एसडीपी इंडिपेंडेंट होकर एसडीपी का कैंडिडेट को हम उतरेगा। सर एक बात बताइए, महाराष्ट्र अर्बन बॉडी इलेक्शंस में 68 कंटेस्टेंट जो है बिना कंटेस्ट करे इलेक्शन जीत गए, तो इस पर आपका क्या तासुरात है? ये बीजेपी का दबाव सियासत है, ये क्या राउडिज्म पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, ये लोग डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। ये 68 जो कुछ कैंडिडेट ने यूनानिमस होकर इलेक्ट हो गया, वो उनका अच्छा अखलाक का वजह से इलेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये लोग सामने का कैंडिडेट को डरा कर, थोड़ा लोगों को पैसा दिया है, 50 लाख ऐसा 1 करोड़ पैसा देकर उनको उनका नॉमिनेशन पेपर वापस लिया, और किसी को मारने का धमका दिया, उनको घर जाकर उनका बीवी बच्चे को डराया, छोटा मोटा पार्टी को बहुत ज़बरदस्ती उनको सिग्नेचर लेके ऐसा किया। और एमएनएस का जो कुछ राज ठाकरे का पार्टी है एमएनएस, उनका एक कैंडिडेट का लाश भी मिला है। यही लोग क्यों बोले तो उन्होंने वापस लेने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए उनको मारा गया। ये बीजेपी और बीजेपी के साथ जो कुछ अलायंस में पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के अंदर कर रहा है, ये लोग एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा ये रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र का इलेक्शन कमीशन जो है, ये लोग इलेक्ट हुआ यूनानिमसली, जो कुछ अविरोध इलेक्ट हुआ है, वो लोगों का रिजेक्ट करना है, उनका जो कुछ इलेक्ट होकर उनका ये मेंबरशिप को रद्द करना है। ये है एसडीपी का रिक्वेस्ट। इसमें एक बात याद रखिए इब्राहिम भाई, ये बीजेपी डायरेक्टली कभी कहाँ भी विन नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिकेट वे में जीता है। बिहार में भी 200 से ज़्यादा उनको सीट मिला। कैसा मिला? इलेक्शन के थोड़े दिन में सब घर वालों को 10-10 हज़ार भेजा, तो इलेक्शन कमीशन उसको कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो एजेंट है। दूसरी बात, बहुत सारे जगह में महाराष्ट्र में भी 68 लोगों को पूरा धमकी से पैसा दे के, कुछ लोग जो लोग माने नहीं है उनको
धमकी देके, और एक जगह एक आदमी का लाश भी नहीं मिला। ये ईवीएम का खेल है। ये और इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर जो कर रहा SIR है, को यूज कर रहा है। 64 लाख वोटर्स बिहार में बाहर हो गया। अभी जो चल रहा है वेस्ट बंगाल में 58 लाख वोटर्स अभी ऑलरेडी लिस्ट में बाहर हो गया। केरला में 27 लाख वोटर्स केरला में वोटर्स लिस्ट में बाहर हो गया। उधर गुजरात के अंदर भी ये हो रहा है। इसका मतलब है ना, बीजेपी डायरेक्टली कभी भी कहाँ भी विन नहीं होता, क्योंकि उनको पूरा हिंदुस्तान के अंदर उनका सपोर्टर ओनली 31%, बाकी 69% वोटर्स आर सेक्युलर वोट्स है। किधर वोट को गायब करना, किधर ऐड करना, ये खेल Everything बीजेपी they know. को बहुत क्लियरली मालूम है। महादेव महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन में उधर लाखों तक वोट ऐड हुआ था। महाराष्ट्र इलेक्शन में बिहार में गायब किया। इसमें वो लोग माहिर है। उसमें महाराष्ट्र में ये हुआ, 5 बजे 58% पोलिंग है, रात में 11:30 में 63%। 5% कहां से आया? अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, अभी राहुल एक घंटे के अंदर राहुल गांधी साहब ने इधर बेंगलुरु में प्रेस मीट बुला के बताया महादेवपुर में 1,520 एक फेक वोटर्स है। अभी तक आज तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मतलब आपको मेरे अपोजिशन पार्टी का वीक भी है। सर, इलेक्शन कमीशन आपको नहीं लगता कि ये भी जो है बीजेपी से मिल चुकी है, या फिर बीजेपी के डर से जो है खामोशी? नहीं, हम लोग उतना भी नहीं, उससे भी आगे बोलते हैं। हम लोग ये बीजेपी का पपेट है बोल के बोलते हैं। क्यों बोलो? अभी इससे पहले एक इलेक्शन कमीशनर को अपॉइंट करने का एक सिस्टम था। उसमें एक कमेटी था। वो कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल है। अभी चीफ जस्टिस इंडिया को बाहर कर दिए। जिनको चाहे उनको एक कमेटी बना के इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो चाहे वो लोगों को कमीशन में बिठाने का। तो दिस इज नथिंग बट किलिंग, मर्डर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यस सर, एक बात बताइए, इतना सब कुछ देखने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का हो या लॉ का हो या जो भी है, बीजेपी का जुल्म देखने के बाद भी क्या आने वाले इलेक्शंस में आपको लगता है कि लोगों का, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर माइनॉरिटी का ज़हीन से ये निकलकर दूसरी पार्टी को मौका देंगे जो लोगों के लिए उनका हक समझकर, उनका दर्द को समझने के लिए जो है आगे बढ़कर आएगी? देखो, एक बात क्या है इब्राहिम भाई, 51 ईयर्स तक कांग्रेस रूलिंग की है इंडिया में, और उसमें कितना जुल्म हुआ, कितना अन्याय हो मालूम है। और बीजेपी RS को भड़काया कौन है, बढ़ाया कौन है, वो भी मालूम है। पूरा नॉर्थ इंडिया में तो कांग्रेस बिल्कुल गायब है। साउथ इंडिया में एक कर्नाटक में है और थोड़ा केरला में है, बाकी कहाँ भी नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी वाले छोटे मोटे पार्टियों को भी एक जगह देना है, उनको भी साथ में लेना है। ये इंडिया गठबंधन किया, लेकिन इंडिया गठबंधन फेलियर होने का बहुत बड़ा वजह कौन है? कांग्रेस ही है। कांग्रेस छोटे मोटे पार्टियों